Hello everyone, welcome to Vidyashree Academy. I hope you are doing well. Wish you happy Children's Day to all of you. आज चिल्ड्रंस डे है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन जिसे हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। बचपन जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त, इसे संभालिए, संवारिए और सहेजिए। देखिए, जो हमारा बचपन होता है वो हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि उस बचपन में ना हमें अपने करियर की टेंशन रहती है, ना हमें अनेक प्रकार की चिंताएं रहती हैं। हम बस मस्त मौला होके अपने जीवन का आनंद लेते हैं। जिनकी याद में ये जवाहरलाल नेहरू जी, जिनके जन्मदिन के अवसर पर बाल दिवस के रूप में हम मनाते हैं, आज का दिन उन्होंने बच्चों के लिए समर्पित किया। तो ऐसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कुछ तथ्य हैं जिन्हें जानना जरूरी है। इनका जन्म जो हुआ था वो आज ही के दिन 14 नवंबर को 1889 में हुआ था। ये इलाहाबाद में एक कश्मीरी पंडित के रूप में एक समृद्ध परिवार से थे। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसके पश्चात नेहरू जी बुद्धिजीवी तथा युवा नेता के रूप में उभरे। इन्होंने लंदन से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी और वोटों की संख्या कम होने के बाद भी नेहरू जी स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। ये बहुत ही गौरव की बात थी। आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में नेहरू जी का व्यक्तित्व जाना जाता है, उनका विशेष योगदान है। बहुत सारी इनकी फेमस रचनाएं हैं, जैसे पिता का पत्र पुत्री के नाम, विश्व इतिहास की झलक, भारत की खोज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति। यह कुछ महान रचनाएं थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। नेहरू जी की जो रचनाएं थी वो उन्होंने अधिकांश रचनाएं जो उनकी थी वो उन्होंने जेल में रहकर लिखी थी। और बच्चों से वो इतना अधिक प्यार करते थे कि उन्होंने अपना जो जन्मदिन था वो बच्चों के लिए बोला कि मेरा जन्मदिन बच्चों के बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। और 27 मई 1964 की वो सुबह की घड़ी जब उनकी तबीयत खराब हुई और लगभग 2 बजे उनका देहांत हो गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, अगर आपने एमपीपीएससी का मेंस का सिलेबस देखा होगा तो उसमें पॉलिटिकल थिंकर के रूप में भी दिए गए हैं, और 2019 में भी जो थिंकर्स हैं उसमें नेहरू जी का नाम है। तो नेहरू जी के व्यक्तित्व के बारे में हमें बहुत अच्छे से उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक अनेक प्रकार के विचारों के बारे में जानना चाहिए। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पर एक सेपरेट लेक्चर बनाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, नेहरू जी का एक कथन है कि हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी यह है कि हम चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं और काम कम। ये बिल्कुल सही बात है। ये हर किसी के साथ ऐसा होता है कि हम बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं कि हमें ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। हम बातें तो बहुत करते हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम हो पाता है। तो हमें अपनी बातों को करते करते काम भी करना है। तो चलिए, आज हम इसी तरह से आगे बढ़ते हुए पढ़ना शुरू करते हैं। 14 नवंबर का दिन, आप लोगों को फिर से बाल दिवस की पुनः शुभकामनाएं। चलिए, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस हम मनाते हैं 12 नवंबर को। अब क्यों मनाते हैं? हर डे मनाते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। तो वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात हैं डॉक्टर सलीम अली। इनके बारे में जब मैंने एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो पर्सनैलिटी का लेक्चर है उसमें डिटेल में पढ़ाया है। डॉक्टर सलीम अली एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने पक्षियों के लिए बहुत अधिक कार्य किया, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी या वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनकी जो कर्मस्थली थी जहाँ पर इन्होंने कार्य किया था वो थी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में स्थित है। ओके, जो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये हमें बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि जो पक्षी हैं तो वो क्या करते हैं? वो उड़ते हैं। मतलब जो पक्षियों का अध्ययन है वो क्या कहलाएगा? ऑर्निथोलॉजी। ओके, अब आपको याद हो जाएगा कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। अब हमें याद हो गया कि जो पक्षियों के पिता हैं वो कौन कहलाते हैं? वो तो सलीम अली कहलाते हैं। लेकिन आपको पता है कि वाटर मैन ऑफ इंडिया कौन कहलाते हैं? तो वाटर मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं राजेंद्र सिंह। जो डॉक्टर राजेंद्र सिंह हैं ये वाटर मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। इन्होंने जल के लिए बहुत अधिक कार्य किया है।
ये राजेंद्र प्रसाद नहीं है, राजेंद्र प्रसाद से कंफ्यूज नहीं करना है, ये डॉक्टर राजेंद्र सिंह हैं। फिर नलवाना पक्षी सेंचुरी कहाँ पर है? नलवाना पक्षी सेंचुरी उड़ीसा में है। तो नलवाना पक्षी, पक्षी आ रहा है तो पक्षी क्या करेगा? पक्षी उड़ेगा। तो इससे हमें याद रहेगा कि नलवाना पक्षी सेंचुरी उड़ीसा में है। फिर ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ये विश्व की सबसे बड़ी रीफ है, जो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आमूर फाल्कन, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। यूपीएससी में ये पूछा गया था कि आमूर फाल्कन की कैपिटल कौन सी जगह कहलाती है। उसमें ऑप्शंस में मणिपुर, असम, नागालैंड, मिजोरम 4 दिए हुए थे। आंसर था नागालैंड। जो अमूर फाल्कन पक्षी होते हैं, ये हमने एक दिन और पढ़ा था कि ये चाइना, रशिया से होते हुए इंडिया में आते हैं। सबसे अधिक समय तक उड़ने वाले पक्षी होते हैं ये। तो नागालैंड में अमूर फाल्कन जो महोत्सव है वो होता है, नागालैंड में भी होता है, असम में भी होता है और मणिपुर में होता है। लेकिन अभी जो 14 नवंबर को जो आयोजन किया जा रहा है अमूर फाल्कन महोत्सव का, वो मणिपुर में आयोजित किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है 2025 में कबड्डी विश्व कप कहाँ पर होगा। तो कबड्डी भारत के लिए एक बहुत ही विशेष नाम है, इससे लोगों की बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी। तो 2025 में कबड्डी विश्व कप का आयोजन होने वाला है। वेस्ट मिडलैंड है, इंग्लैंड की एक जगह है वेस्ट मिडलैंड, वहाँ पर आयोजित होने वाला है। देखिए अभी तक 10 बार कबड्डी विश्व कप हुआ है, जिसमें 9 बार भारत ही विजयी रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कबड्डी में भारत के कितने महान प्लेयर्स हुए हैं। तो इसको याद रखिएगा कि कहाँ पर हुआ है कबड्डी विश्व कप, कहाँ पर होने वाला है 10वां विश्व कप, तो इंग्लैंड में होने वाला है। फिर आईसीसी महिला वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जो हुआ था वो न्यूजीलैंड में हुआ था। और आईसीसी महिला वर्ल्ड कप की जो विजेता टीम थी वो कौन सी थी? ऑस्ट्रेलिया टीम थी। और प्रो कबड्डी लीग किसने जीती? प्रो कबड्डी लीग की विजेता है दबंग दिल्ली, ये भी आपको याद रखना है। फिर फिट इंडिया स्कूल वीक, फिट इंडिया स्कूल वीक का जो शुभंकर लॉन्च किया गया है उसका नाम है तूफान और तूफानी। अब देखिए फिट इंडिया, फिट रहना है इंडिया को, और ये स्कूल लीग है, तो स्कूल के बच्चे तो तूफान और तूफानी की तरह ही होते हैं। ओके, इसीलिए जो है इसका जो नाम रखा गया वो तूफान और तूफानी रखा गया। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब रहेगी? फिट इंडिया मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी वो 2021 से हुई थी, 2019 से हुई थी। और जो फिट इंडिया, जब इंडिया फिट रहेगा तभी इंडिया हिट हो पाएगा। तो इसको याद रखिएगा कि फिट इंडिया मूवमेंट के तहत ही फिट इंडिया स्कूल वीक का पहला शुभंकर लॉन्च हुआ है। और ये शुभंकर किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है पीवी सिंधु ने, भारत की जो सिल्वर गर्ल हैं पीवी सिंधु, उन्होंने ये लॉन्च किया है। ओके, फिर टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? शुभंकर को मस्कट बोला जाता है, तो टोक्यो ओलंपिक का जो शुभंकर था वो था मिराई टोबा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। जो विंटर ओलंपिक हुए थे उसका शुभंकर क्या था? तो उसका शुभंकर था विंड वैन वैन, विंड वैन वैन जो था वो विंटर ओलंपिक का शुभंकर था। अभी फीफा अंडर 17 बहुत चर्चा में है, और चूंकि इसका आयोजन भारत में हुआ है इसलिए यह प्रश्न आना बहुत अहम है। ये प्रश्न आएगा ही आएगा पेपर में। तो इसके सारे फैक्ट आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो भारत में हुआ है। भारत में कहाँ पर हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है और गोवा में हुआ है। 3 प्लेसेस में हुआ है। और इस आयोजन तो भारत में हुआ, लेकिन कौन सी टीम जीती है? तो इसमें स्पेन जीता है, किसको हरा के? कोलंबिया को हरा के। तो आपको याद रखना है कि स्पेन जीता है कोलंबिया को हरा के। फिर से रिपीट करते हैं, फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन कहाँ पर हुआ? भारत में हुआ। इसका शुभंकर ईवा था, स्पेन जीता है कोलंबिया को हराकर। आई होप आपको इतने पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फिर ई कुंभ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और यह प्रश्न जो अभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम होने वाला है उसमें भी आ सकता है, क्योंकि उसमें वेरियस टाइप के इंस्टीट्यूट दिए हैं टीचिंग से रिलेटेड। तो ई कुंभ से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जो संबंध है वो कुंभ के मेले से कदापि नहीं है। मसलन इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध नॉलेज से है। इसमें जो के आता है कुंभ का जो के है, तो आपको के से याद रखना है, के फॉर नॉलेज। अब के फॉर नॉलेज क्या डोनेट कर रहा है यहाँ पर, क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ये इंडिकेट करता है कि
नॉलेज इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी तो वो जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है वो हिंदी में होगी। नॉलेज इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज, ये 12 अनुसूचित भाषाओं में इंजीनियरिंग की किताबों को प्रकाशित किया जाएगा। और ये जो काम कर रहा है तो वो कौन काम कर रहा है, आपको हमेशा याद रखना है कि यदि कभी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी संस्थाएं हैं, यदि वो कुछ भी कार्य कर रही हैं तो उसका जो जो हेड होगा, मतलब जो बॉडी ये सब काम कराएगी, तो वो है AICTI। What is the full form of AICTI? All India Council of Technical Education। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जितनी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे इंजीनियरिंग है या टेक्नोलॉजी है या फिर जो भी टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो सब कौन कराएगा, वो AICTE कराएगा। क्योंकि यहाँ पर वो आपको ऑप्शन देगा। फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन हम बनाते हैं कि ई कुंभ पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है। ओके, आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा UGC, सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पर शिक्षा आयोग, थर्ड ऑप्शन मिलेगा AICTI और फोर्थ ऑप्शन आपको कुछ भी दे देगा, नन ऑफ दीज। ओके, तो आपको याद रखना है, हम यहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें नॉलेज भी पता है तो हम UGC पे पहुँच जाएंगे, बट आपको याद रखना है कि कभी भी यदि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ पूछा जाता है तो इसकी जो बॉडी होगी जो इसको गवर्न करेगी वो होगी AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ओके, फिर किसान मोबाइल ऐप, किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ये IIT रुड़की ने लॉन्च किया है। IIT रुड़की ने किसान मोबाइल ऐप बनाया है। IIT रुड़की ने कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया है, आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, ये मैं पहले याद करा चुकी हूँ। फिर लोकपाल ऐप का संबंध किससे है, तो लोकपाल ऐप का संबंध मनरेगा से है। दिशांक ऐप कहाँ पर है, दिशांक ऐप कर्नाटक में है और ये जो भूमि का रिकॉर्ड होता है उससे संबंधित है। सेबी ने भी एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, यदि आपने सारथी ऐप का नाम सुना होगा, तो ये ऐप जो है वो किसने लॉन्च किया था, वो सेबी ने लॉन्च किया था। ओके, फिर भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, ये क्या है, भारतीय जैविक डेटा केंद्र, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, इसका उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया है। आपको ये याद रखना है। देश का पहला ग्रेन ATM, ग्रेन मतलब अनाज वाला ATM जो है वो कहाँ पर खुला है, तो वो हरियाणा के गुरुग्राम में खुला है। फिर गुरुग्राम क्यों बहुत अधिक फेमस है, इंडिया में एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है, उसका नाम है ISA। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन जो है उसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। ओके, ISA कब बना था, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला मतलब इंटरनेशनली जो भी कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पर होंगी। ये कब होगा, तो ये 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे से याद रखना है, 14 नवंबर से शुरू होगा और कब तक चलेगा, ये 27 नवंबर तक चलेगा। कहाँ पर होना है इसका आयोजन, इसका आयोजन होना है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन किसने किया था, जो वर्तमान में वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने इस मेले का उद्घाटन किया। इसकी थीम क्या है, इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। देखिए, वोकल फॉर लोकल मतलब जो भी आवाज़ उठेगी वो लोकल को हमें प्रायोरिटीज़ देना है। फिर जो लोकल जो भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है उसको हमें ग्लोबली ट्रेड करना है। तो इस थीम को आप यूज़ करिए और कहीं भी आंसर राइटिंग में यदि आपको ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड कुछ बताना है, कुछ लोकल योजनाओं के बारे में बताना है, तो आप ये वाली लाइन ज़रूर यूज़ कर सकते हैं कि वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल। ओके, याद रखिएगा ये क्या है, 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है। नेक्स्ट जो है कि 90वां जो इंटरपोल है, इंटरपोल उसकी अध्यक्षता कौन करने वाला है, तो इसकी जो इंटरपोल की महासभा की मेजबानी है 90वें नंबर की, वो इंडिया करने वाला है।
फिर इंडिया गेट पर किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था? अभी आपने देखा होगा कि सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का जो अनावरण है वो किया गया था इंडिया गेट पर। और इंडिया गेट पर राजपथ, अगर आपने देखा होगा कि रिपब्लिक डे पे जो दिल्ली में परेड होती है जिसमें एनसीसी, एनएसएस और बाकी कैडेट्स के बच्चे जाते हैं, तो जो राजपथ पर परेड होती है उस राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ। ये अभी हुआ है, तो ये करंट में पूछे जाने के काफ़ी चांसेस हैं एग्जाम में। तो याद रखिएगा कि कर्तव्य पथ कर दिया गया है किसका नाम बदल कर? राजपथ का नाम बदल कर। और दिल्ली में क्या क्या हुआ है? तो जो ई वेस्ट होता है, ई वेस्ट का इको पार्क बनाया गया है, वो दिल्ली में बनाया गया है। और दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो ये अभी चेंज हुए हैं, इसलिए पूछ सकते हैं विनय कुमार सक्सेना। और जो एनसीआर, जो दिल्ली में जो एनसीआर रीजन है, एनसीआर क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन। उसको किस अमेंडमेंट के द्वारा बनाया गया था? तो जो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके द्वारा एनसीआर का निर्माण किया गया था। फिर आज की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़, और जिसका शायद आप लोगों को इंतज़ार भी होगा, कल सभी ने मैच देखा होगा। 13 नवंबर 2022 को आईसीसी T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन सा कंट्री रहा है? तो सभी को पता है कि इसका विजेता इंग्लैंड रहा है। अब ये तो हमें सबको पता है कि इंग्लैंड जीत गया है और पाकिस्तान हार गया है, लेकिन इसके बारे में जो स्टैटिक फैक्ट, ये आपसे पेपर में कभी नहीं पूछा जाएगा। इसके जो स्टैटिक फैक्ट हैं वही आपको पेपर में पूछे जाएंगे, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कौन से नंबर का विश्व कप था? तो ये 8वें नंबर का विश्व कप था। जो पहला विश्व कप हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वो साउथ अफ्रीका में हुआ था। इंग्लैंड कहाँ पर हुआ है विश्व कप? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। और दुनिया का सबसे बड़ा, सेकंड नंबर का बड़ा स्टेडियम कौन सा है? मेलबोर्न स्टेडियम जो है, जहाँ पर हुआ है ऑस्ट्रेलिया में ये। अब ये सेकंड नंबर का क्यों है? क्योंकि विश्व का ये पहले नंबर का सबसे बड़ा स्टेडियम था, लेकिन जब गुजरात में जो हमारे भारत में बना है स्टेडियम, जहाँ पर ट्रम्प जी आए थे, तो अब वो वाला स्टेडियम सबसे बड़ा है। उस स्टेडियम, जो मोटेरा स्टेडियम सुना होगा ना आपने गुजरात में, तो वहीं पर सबसे बड़ा स्टेडियम है, इसीलिए अब जो मेलबर्न स्टेडियम है ये सेकंड नंबर का बड़ा स्टेडियम है। तो यहाँ पर हुआ, इंग्लैंड जीता है पाकिस्तान को हरा के। इंग्लैंड के जो कैप्टन थे वो भी आपसे पूछ सकते हैं, उनका नाम है जोस बटलर। और जो पाकिस्तान के जो वो थे कैप्टन थे, उनका नाम क्या था? बाबर आजम। बाबर आजम को तो यहाँ तक बोला जा रहा था कि यदि ये वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो पीएम बनाने का चांसेस इनको बढ़ जाएगा, तो अब वो चांस तो इनका चला गया। फिर 2010 में क्या इंग्लैंड पहली बार जीता है? तो जी नहीं, 2010 में भी इंग्लैंड जीता था, तो अब सेकेंड टाइम इंग्लैंड विजेता रहा है। फिर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको बनाया गया? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं सैन करन। ये भी ब्रिटेन के प्लेयर हैं, इंग्लैंड के प्लेयर हैं। और सर्वाधिक रन जो इन्होंने बनाए हैं, सर्वाधिक रन बनाने वाले इस मैच में भी विराट कोहली है, और ओवरऑल भी T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। और यही पॉइंट थे, तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, फिर इसके बाद रणजी ट्रॉफी के विजेता कौन रहे? रणजी ट्रॉफी की विजेता मध्य प्रदेश, पहली बार मध्य प्रदेश ने जीता है, इसलिए याद रखना है। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? तो विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने जीती है। और 10 नवंबर को उड़ीसा गवर्नमेंट ने बाजरा दिवस मनाया है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2023 को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। ओके, तो इतने ये पॉइंट थे जिनको आपको अच्छे से याद करना है, रिवाइज करना है। अगर आपने कल का करेंट अफेयर का रिवीजन नहीं देखा है, कल संडे था, मैंने कल 6 से लेकर पूरा 13 नवंबर तक का पूरा वीकली करेंट अफेयर रिवीजन की क्लास डाली है। यदि आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, आप उसको देख लीजिएगा। और आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।